दोस्तों, आज की कहानी हमारे देश की मशहूर परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका गुर्डे के कत्ल की है। इत्र और फोटोग्राफी की शौकीन मोनिका गुर्डे दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी, पर उन्होंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी यही खूबसूरती एक दिन उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। उनकी जिंदगी की आखिरी रात की कहानी बेहद ही खौफनाक थी। कातिल ने न सिर्फ उनका शारीरिक तौर पे रेप किया, बल्कि घंटों तक उन्हें अश्लील वीडियो दिखाकर मानसिक रूप से भी उनका रेप करता रहा। तो क्या है कहानी उस खौफनाक काली रात की और कौन है वो कातिल? सब कुछ बताऊंगी आज के इस एपिसोड में। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेहद खूबसूरत 48 साल की मोनिका गुर्डे मूलतः महाराष्ट्र के नागपुर शहर की रहने वाली थी और उनके पिता एक रिटायर्ड जज थे। मुंबई स्थित जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड आर्ट से मोनिका ने फोटोग्राफी में डिग्री कोर्स भी किया था। मोनिका को बचपन से ही परफ्यूम्स का शौक था, लिहाजा फोटोग्राफी की पढ़ाई के दौरान मोनिका को इत्रों के बारे में भी काफी नॉलेज हो चुकी थी। वे इत्र की खुशबू से ही उनकी कीमत, क्वालिटी और ब्रांड के बारे में अपने दोस्तों को बता देती थी। लेकिन उस वक्त मोनिका ने ये नहीं सोचा था कि आगे जाकर वो देश की सबसे बेहतरीन परफ्यूम एक्सपर्ट के तौर पर भी उभरेंगी। कॉलेज के बाद मोनिका मुंबई को छोड़कर बेंगलुरु चली जाती हैं और वहां फोटोग्राफी में अपना करियर तलाशना शुरू कर देती हैं। बेंगलुरु में उनकी मुलाकात भारत राम अमृतम से हुई, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे। धीरे धीरे उनकी मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। हालांकि उन दोनों की उम्र के बीच का फासला तकरीबन 20 साल का था। सन 2004 में मोनिका गुर्डे ने भारत राम अमृतम से लव मैरिज कर ली, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चली और सन 2015 में पति से वाद विवाद के चलते वो अकेले रहने लगी थी। पति से अलग होने के करीब 1 साल बाद यानी जून 2016 में मोनिका ने गोवा के कलंगूट बीच के करीब सन गोल्डा स्थित सपना राज वैली सोसाइटी में 3 बेडरूम का एक फ्लैट लिया और फिर वो अकेली उसी फ्लैट में रहने लगी। मोनिका का काम बेहद अच्छा चल रहा था। एक तरफ जहां उन्हें फोटोग्राफी का एक्सीलेंस अवार्ड मिला, तो वहीं दूसरी तरफ इत्र के बिजनेस में नाम कमाने की वजह से उनकी शोहरत हिंदुस्तान से बाहर इंग्लैंड तक जा पहुंची। मोनिका को परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े लोग लेडी ऑफ स्मेल के नाम से भी जानने लगे थे और उस समय वो एक सेलिब्रिटी के तौर पर अपना जीवन जी रही थी। अपने नए घर में शिफ्ट होने के करीब 5 महीने बाद 6 अक्टूबर 2016 की सुबह जब मोनिका की मेड काम पर आई तो मोनिका ने दरवाजा नहीं खोला। मेड काफी देर तक डोरबेल बजाती रही, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला। मेड को लगा शायद मैडम गहरी नींद में है। ये सोचकर मेड ने फिर मुंबई में रह रहे मोनिका के भाई को फोन किया और उसे सारी बात बताई। इसके बाद मोनिका के भाई ने मोनिका के मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन यहाँ भी मोनिका की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। फिर उसका भाई बगल में रह रही एक पड़ोसन को कॉल करता है, जिसके पास मोनिका के घर की डुप्लीकेट चाबी थी और उससे घर का दरवाजा खोलने को कहता है। मोनिका की पड़ोसन जब डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर फ्लैट के अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसकी चीखें निकल गईं। मोनिका के बेडरूम में मोनिका की लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। मोनिका के दोनों हाथ बेड से बंधे हुए थे और उसकी कमर के नीचे कोई भी कपड़ा नहीं था। मोनिका की पड़ोसन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस पूरे कमरे की तलाशी लेती है तो पुलिस को यहाँ एक चीज बेहद अजीब लगती है। घर में कोई भी सामान बिखरा नहीं था और ना ही दरवाजे पर किसी तरह की फोर्सफुल एंट्री का निशान था। यानी कि क्राइम सीन को देखकर पुलिस को ये लग रहा था कि जिसने भी मोनिका का कत्ल किया है उसे मोनिका अच्छी तरह से जानती थी। पुलिस ने सपना राज वैली में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ भी की। लोगों ने बताया कि ना तो उन्होंने मोनिका के चिल्लाने की कोई आवाज सुनी और ना ही किसी संदिग्ध व्यक्ति को आते जाते हुए देखा। इधर जानी मानी मोनिका गुर्डे की इस दर्दनाक हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। जब मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उसमें जानकारी मिली कि मोनिका की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी और मौत का समय तकरीबन रात के 2 से 3 के बीच का था। पर इस रिपोर्ट में एक बात और गौर करने वाली थी।
और वो ये थी कि कातिल ने मारने से पहले मोनिका का बलात्कार किया था। इसके बाद पुलिस को लगा कि शायद ये किसी तरह के लव अफेयर का मामला हो, इसलिए पुलिस मोनिका के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से इस बारे में पूछताछ करती है, पर यहाँ से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान पुलिस मोनिका के हस्बैंड से भी बात करती है, पर उनसे भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस एक बार फिर से मोनिका के फ्लैट की छानबीन करती है, लेकिन इस बार भी पुलिस को कुछ खास हासिल तो नहीं होता, पर किचन में कुछ अंडों के छिलके और बेडरूम में मोनिका के पर्स पर नजर जरूर जाती है। खास करके पर्स की बात करें तो एक पुलिस वाले को पर्स को देखकर कुछ शक हुआ, क्योंकि पर्स में एक भी रुपए नहीं थे और ना ही कोई डेबिट कार्ड, जबकि उस पर्स में डेबिट कार्ड के कुछ बिल जरूर पड़े थे। उस पुलिस वाले को ये बात खटकी, जिसके बाद पुलिस वाले ने मोनिका के डेबिट कार्ड का पता लगाने के लिए बैंक जाकर जांच पड़ताल की। वहां उसे पता चला कि 6 अक्टूबर के दिन ही पणजी से 4 किलोमीटर दूर सुबह सुबह इस डेबिट कार्ड का प्रयोग किया गया था, जबकि 6 अक्टूबर की सुबह ही मोनिका की लाश उसके कमरे से मिली थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मरने का समय रात के 2 से 3 का था। तो सुबह में ये पैसे किसने और क्यों निकाले? इन सवालों के साथ ही पहली बार पुलिस को इस केस में कोई क्लू मिला था। अब पुलिस तुरंत उस एटीएम पर पहुंचती है जहां से पैसे निकाले गए थे। एटीएम के सीसीटीवी की जब जांच की गई तो पता चला कि एक लड़का मोनिका के डेबिट कार्ड से पैसे निकाल रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए उस लड़के की फोटो निकलवाई और फिर पुलिस वो फोटो लेकर सपना राज वैली पहुंची, जहां रहने वाले लोगों ने उस लड़के को पहचान लिया। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना था कि ये लड़का पहले यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। इसका नाम राजकुमार सिंह है और कुछ महीनों पहले ही मोनिका ने इस पर चोरी करने का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया था। अब पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा था। कातिल के रूप में सिक्योरिटी गार्ड था और कत्ल के पीछे की वजह भी थी। पुलिस ने जब सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार की कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि राजकुमार पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था और पहले भी चोरी की वजह से उसे कई बार काम से बाहर निकाला गया था। लेकिन पुलिस के पास ये जानकारी नहीं थी कि राजकुमार रहता कहाँ है, क्योंकि राजकुमार का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए पुलिस इंतजार करने लगी कि नेक्स्ट टाइम जब राजकुमार डेबिट कार्ड का प्रयोग करेगा तभी उसे पकड़ा जा सकता है। कत्ल के 2 दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार ने बेंगलुरु शहर में वापस से उस डेबिट कार्ड का प्रयोग किया और कुछ पैसे निकाले। इस बात की सूचना तुरंत बैंक वालों ने गोवा पुलिस को दी। इसके बाद गोवा पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस से बात की, उन्हें सारा केस समझाया, साथ ही राजकुमार का फोटो भी दिया और उनसे उस सिक्योरिटी गार्ड को जल्द से जल्द पकड़ने में मदद मांगी। जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस उस एटीएम के आसपास के सभी होटलों में राजकुमार का फोटो दिखाकर पूछताछ शुरू कर देती है। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान एक होटल के रिसेप्शनिस्ट ने राजकुमार का फोटो देखकर उसे पहचान लिया और पुलिस वालों को बताया कि ये लड़का उनके यहाँ ही रह रहा है, लेकिन इस वक्त वो बाहर गया हुआ है। इसके बाद सादी वर्दी में पुलिस वाले होटल के रिसेप्शन एरिया में बैठकर राजकुमार का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही राजकुमार होटल में वापस आता है, पुलिस वाले उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। पकड़े जाने के बाद जब राजकुमार से पुलिस वाले मोनिका गुर्डे के कत्ल के बारे में पूछताछ करते हैं तो वो अपना गुनाह आसानी से कबूल लेता है। पर जितनी ही आसानी से उसने अपना गुनाह कबूल किया था, उतना ही ज्यादा खौफनाक उसका कबूलनामा था, जिसे सुनकर सभी पुलिस वालों के होश उड़ गए थे। राजकुमार ने अपने कबूलनामे में बताया कि जून 2016 में जब पहली बार मोनिका घर देखने सपना राज वैली सोसाइटी आती है तो उस समय राजकुमार ही वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था और उसने ही मोनिका को फ्लैट खोलकर दिखाया था। इस दौरान उसकी थोड़ी बहुत बातचीत भी मोनिका से हुई। मोनिका की खूबसूरती और उसकी मीठी बोली राजकुमार के दिल को छू लेती है। कहीं न कहीं पहली ही नजर में राजकुमार को मोनिका से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से वो कभी मोनिका को पा नहीं सकता। इसके बाद जब मोनिका उस फ्लैट में रहने के लिए आती है तो राजकुमार घर का सामान शिफ्ट कराने में उनकी हेल्प करता है। मोनिका यहाँ अकेली रहती थी और ये बात राजकुमार को अच्छे से पता थी, इसलिए वो अक्सर किसी न किसी हेल्प के बहाने मोनिका से मिलने उसके फ्लैट में जाने लगा। जैसा कि सभी की सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड अपनी एक्स्ट्रा कमाई के लिए गाड़ियां धुलते हैं, वैसे ही यहाँ भी राजकुमार सोसाइटी की सभी गाड़ियों को धुलता था।
अपनी कुछ एक्स्ट्रा कमाई के लिए। एक दिन उसने मोनिका से उसकी गाड़ी की धुलाई की इजाजत मांगी। राजकुमार की नीयत से अनजान मोनिका ने उसकी बात मान ली। अब राजकुमार डेली सुबह सुबह कार की चाबी लेने के बहाने मोनिका के फ्लैट में पहुंच जाता था। इसके कुछ दिनों बाद मोनिका की गाड़ी में रखी एक छतरी खो गई। मोनिका को अच्छे से याद था कि उसने आखिरी बार छतरी गाड़ी में ही रखी थी और गाड़ी की चाबी उसके अलावा सिर्फ राजकुमार के पास ही होती है। इसलिए उसे राजकुमार पर शक हुआ, जिसके बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड के रूम यानी कि जहां राजकुमार रहता था वहां की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मोनिका की छतरी राजकुमार के रूम में ही मिली। राजकुमार की ये चोरी मोनिका को पसंद नहीं आई और उसने राजकुमार की सिक्योरिटी कंपनी में उसके खिलाफ कंप्लेन करके उसे नौकरी से निकलवा दिया। हालांकि राजकुमार ने वो छतरी प्यार की निशानी के तौर पर चुराई थी, पर वो ये बात मोनिका से कह नहीं पाया। मोनिका के ऐसा करने की वजह से राजकुमार के दिल में मोनिका के खिलाफ गुस्सा और नफरत भड़कने लगी। उसने कई बार मोनिका से माफी भी मांगने की कोशिश की, पर मोनिका ने उसे कभी माफ नहीं किया। कुछ दिन तक तो राजकुमार काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसका मन अभी भी मोनिका पर ही अटका हुआ था। 2 अक्टूबर की शाम को वो वापस सपना राज वैली सोसाइटी में एक खौफनाक मंसूबे के साथ आया, लेकिन उसने देखा कि मोनिका की गाड़ी जहां खड़ी होती थी वहां नहीं है। वो समझ जाता है कि अभी मोनिका अपने घर में नहीं है। इसके बाद वो सपना राज वैली की छत पर जाकर छुप जाता है और मोनिका के लौटने का इंतजार करने लगता है। राजकुमार बिना कुछ खाए पिए वहीं छत पर छुपकर इंतजार करता रहा और रोज रात में वो छत से उतरकर मोनिका की गाड़ी को देखने आता था, जिससे उसे पता चल सके कि मोनिका वापस आई या नहीं। 5 अक्टूबर की रात 8 बजे राजकुमार नीचे गाड़ी देखने आता है तो वहां मोनिका की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी देखकर राजकुमार समझ चुका था कि उसका इंतजार अब खत्म हुआ। इसके बाद राजकुमार मोनिका के दरवाजे की घंटी बजाता है और जब मोनिका दरवाजा खोलती है तो राजकुमार उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। इससे पहले मोनिका कुछ समझ पाती, राजकुमार फट से अपनी जेब से चाकू निकालकर मोनिका के गले पर रख देता है और उससे कहता है कि अगर वो चिल्लाएगी तो वो उसे मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए मोनिका राजकुमार की बात मान लेती है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और मोनिका को उसके बेडरूम में ले जाकर उसके बेड पर लिटा देता है और फिर उसके दोनों हाथ बेड से बांध देता है। बांधने के बाद राजकुमार मोनिका से पैसे मांगता है। इस पर मोनिका कहती है कि मेरे पर्स में जो भी पैसे हैं ले लो। मोनिका के पर्स से राजकुमार को लगभग 4000 रुपए मिले। इसके बाद राजकुमार और पैसे मांगता है। तब मोनिका उससे कहती है कि मेरे पर्स में एक डेबिट कार्ड है, उससे तुम एटीएम जाकर जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकती हो। मोनिका ने उसे अपना एटीएम पिन भी बता दिया। उसे लगा शायद पैसे की लालच में राजकुमार एटीएम चला जाए और फिर वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगी, पर राजकुमार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद मोनिका शोर ना मचा सके इसलिए राजकुमार मोनिका के मुंह में कपड़े ठूस देता है। फिर वो किचन में जाकर खाने पीने का सामान खोजने लगता है, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा प्यासा छत पर छुपा हुआ था। उसने सबसे पहले फ्रिज से पानी निकालकर पिया, फिर फ्रिज में रखी सारी चॉकलेट और आइसक्रीम खाई और फिर 2 अंडे बनाए और उसे भी खाया। ये सब वो बड़े ही इत्मीनान से कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ मोनिका अकेले रहती है। रात 12 बजे के बाद वो वापस मोनिका के बेडरूम में गया और फिर मोनिका से उसके मोबाइल का पासवर्ड पूछा। मोनिका ने मोबाइल का पासवर्ड भी दे दिया, जिसके बाद उसने मोनिका के मोबाइल पर अश्लील वीडियो के साइट्स को ओपन करके उसे घंटों तक दिखाया और फिर उसने घंटों तक मोनिका का रेप किया। रात करीब 2:30 बजे राजकुमार का मन जब मोनिका से भर जाता है तब उसने मोनिका के मुंह को तकिए से दबा दिया। उसने मोनिका के मुंह पर तब तक तकिया दबाए रखा जब तक कि वो मर नहीं गई और फिर रात करीब 3 से 3:30 के बीच वो मोनिका के बाथरूम में नहाया और वहां से निकल गया। राजकुमार का पूरा बयान लेने के बाद गोवा पुलिस उसके खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा करती है और फिर उस पर रेप, मर्डर और लूटपाट का केस लगाकर कोर्ट में पेश करती है। इस मामले की अभी भी निचली अदालत में सुनवाई जारी है, इसलिए राजकुमार को अब तक कोई ठोस सजा नहीं सुनाई गई है। हालांकि वो अभी जेल में है और उसके छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन ऐसे सन की मानसिकता वाले राक्षस लोगों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल जाती तो ज्यादा अच्छा होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा।